हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइक गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 7 का मैथ, जो कि होने वाला अध्याय 1, जिसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और हम इसे किन किन रूपों में लिख सकते हैं। जैसे कि एक हम आपको पता होगा, हम इस तरह से लिखते हैं, अर्थात 2/3 भी लिखते हैं या फिर 0.5 भी लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या तो कहते हैं। इसी के बारे में आज समझेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या को पहले समझेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अभी जो हमने थंबनेल पर देखा कि P/Q के रूप में, ठीक है, इस तरह से हमें इसको लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, जहां P और Q क्या है, एक इंटीजर्स है, अर्थात पूर्णांक है। इंटीजर मतलब क्या होता है कि ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक, ये क्या हमारे होने वाले हैं, पूर्णांक होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और हर शून्य के बराबर नहीं होता, अर्थात कुछ भी हो जाए, ऊपर मान लो 5 है पर नीचे शून्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा शून्य ऊपर हो, कुछ नीचे हो चलेगा, लेकिन शून्य ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्हें धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात इसे हम चाहे ऋण 2 कहें, चाहे धन 3 कहें, या फिर इसे शून्य के रूप अर्थात 0.002 लिख दें, इसके रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए 1/2 -3/4, 5 हो या 0 हो या 0.025 आदि परिमेय संख्याएं होती है। चलिए इसके बारे में और डिटेल समझते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। अभी एकदम एक एक लाइन टू लाइन समझेंगे। देखिए, इसकी एक विशेषता भिन्न रूप, जो हमने आपको बताया, इसे अंश और हर के रूप में दर्शाया जा सकता है। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हमेशा इसे इसलिए कहा गया, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, हमेशा। इसका दूसरा क्या है, Q0 बराबर, जो कि अभी हमने आगे वीडियो में इसके पहले देखा ना, कि जो Q का मान हो, हर कभी भी शून्य नहीं होता, अर्थात जो Q का मान हो शून्य ना हो, ये शून्य हो ही नहीं। अर्थात 2/3 चलेगा पर 5/0 नहीं चलेगा, ये 0/5 चलेगा। ठीक है, पर 5/0 इसका जो हर है, अर्थात जो Q का वैल्यू है, ये शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं पूर्णांक। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जो पूर्णांक नंबर होते कहाँ से कहाँ तक है, ये बात आप ध्यान समझो। पूर्णांक नंबर होते कौन कौन से हैं? ये पूर्णांक नंबर शून्य से चालू होते हैं, ऐसे एक लाइन है। ठीक है, शून्य से चालू हुए, 1 गए, 2 गए, 3 गए, अब इधर ये इनफाइनाइट जाएंगे, फिर इधर लौटेंगे 1, -1, -2, -3, इधर भी ये इनफाइनाइट तक ही जाएंगे। ठीक है, अर्थात ये पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, दशमलव रूप। इनका दशमलव रूप या तो समाप्त हो जाता है या फिर दोहराता है, या फिर तो टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, या फिर रिपीटिंग, या फिर इसे रिपीट होता रहेगा। जैसे कि आपने कई सारी परिमेय संख्या देखी है, जैसे देखिए 7.5 है और 6.212121 ऐसे रिपीट होगा। देखिए ये जो है, जब भी जो पहला आपने का 7.5 ये फिनिश हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद कोई ना तो हर बचा, ना तो कोई शेष बचा, सब खत्म। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये इसको 6.21 के ऊपर से लाइन खींचते हैं, एक रेखा। ये रेखा ये दर्शाता है, ये रेखा ये दर्शाता है कि यह समाप्त ही नहीं होगा, समाप्त तो नहीं होगा। ठीक, इस रेखा का मतलब यही है। ठीक है, ऐसे करके 22/7, आपने 22/7 पता होगा ना किसकी वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये 22/7 भी इसका भी वही सेम किस्सा है, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, इसका जो ये वैल्यू है चलती चलती जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमारा होने वाला है पार्ट। ठीक है, अभ्यास 1 का 1 हम इसे ध्यान समझेंगे। अगर आपने अभी तक परिमेय संख्याएं की हर एक चीज़ों को बारीकी समझा होगा, तो आप पूरे अभ्यास में कहीं पर भी थोड़ा सा भी अटकेंगे नहीं। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन पहले से ही आता होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, मगर आपको ध्यान से सारी चीज़ें समझनी होगी बस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहले है एक निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ठीक
ठीक, देखिए परिमेय संख्या तब बनेंगी जब ये p बटे q के रूप में हमेशा, ठीक है। किसके रूप में होंगी, इस रूप में, p बटे q के रूप में। तो इस रूप में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस देखिए अगर आपने ध्यान से समझा होगा, चाहे जो संख्याएं हो, चाहे आप जो भी संख्या लिख दें, हर एक संख्या का हर क्या होता है, मैंने लिख दी 5, 5 का हर 1 होता है, ये लुप्त होता है। अब 1 को हम लिख के दर्शाते नहीं हैं तो ये विद्यमान होता है, इसीलिए हमेशा इसको हम ऐसे लिखते हैं 5। यदि आप कोई गिनती लिख दो, ये 10 गिनती है, इसका हर 1 बना देंगे, क्योंकि हर उसमें एक विद्यमान है, उसमें है, पर वो ना दिखाने के लिए इसे हटा देगा। क्योंकि अगर हम हर एक संख्या के हर को दिखाएंगे तो जितनी गिनती लिखते हैं 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, इस तरह में सब में बटे 1 यानी अपान हर लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको हमने मैंडेटरी कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे विद्वानों ने, यदि मैंडेटरी है, जब काम लगे तो आ जाएगा, नहीं काम लगे तो गायब रहेगा। ठीक, इस तरीके से है। ठीक है, चलिए समझिए। अब क्या करना है आपको, सिंपल से पता है ना, बटे 1 बटे 1 बटे 1 बटे 1 बटे 1 हो गया। यही कह रहा है जिनका हर 1 हो, सबका हर 1 है, और जो सारी संख्याएं दी गई थी, इन सब संख्याओं में किसी भी संख्या में कोई भी हर था ही नहीं, तो हमने एक था हर लगा दिया और क्वेश्चन का आंसर भी बन गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4/5। इस तरह से 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब इस 4/5 को, जो 4/5 ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश ये आए, चाहे तो ये आए, चाहे तो ये आए, चाहे तो ये आए, चाहे तो ये आए। हमें क्या करना है, इसे इसके रूप में व्यक्त करना। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या देखो हम कर सकते हैं, अगर हम 4/5 में 2 का गुणा कर दें, भाई 1 तो गुणा है ही, 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 8/10। बनेगा नहीं बनेगा, इसका हर मिल गया, जिसका अंश 8 है, हर 10 मिल गया। हमें यही कह रहा है कि हमें इसे रूप में व्यक्त करना है, पर जो अंश हो सेम टू सेम वही रहे, अंश न परिवर्तित हो पर हर बदले। तो आपको जैसे कहा हमने ऐसा किया, आप इसको ऐसा नहीं समझ, आप इसको ऐसा समझो और आसान तरीके से। ठीक है, समझो, जैसे कि 8 है, ये 4/5 हमारा लिखा गया है। इसमें भाई अब आपका एक ही रास्ता है, किसी संख्या से अंश में गुणा कराइए, उससे से हर में भी होगा। ठीक है, हमेशा गुणा अंश और हर में एक ही संख्या से होती है। भाई कितने गुणा करें कि 8 आ जाए, पता है भाई 4 के टेबल में दूसरी बार आता है 4 2 8 या फिर 4 दूनी 8, इसमें 2 से गुणा हुआ है। अगर अंश में 2 से गुणा हो, हर में 2 से गुणा करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 8/10 आएगा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 8/10। 16 वाला क्या होगा, भाई 4 में कितने गुणा होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि इस 4/5 में गुणा कितने का हुआ होगा, इसमें हुआ होगा, ये माइनस है। आप एक कॉन्सेप्ट अगर आपको शायद आपको आई होप आता होगा, ध्यान समझिएगा कि जब भी कंडीशन आती है किसकी, गुणे की, क्या करते हैं, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर माइनस गुणे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और अगर प्लस गुणे माइनस करेंगे तब क्या आएगा, माइनस। ये रही किसका नियम रहा, गुणे का नियम रहा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। आंसर में माइनस आया है, और जो हमारा 4/5 जो प्रश्न है इसमें माइनस है कि नहीं है। अरे सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पे -4/5 है, अगर -4/5 तो यहाँ पर -4/5 लगा देंगे। 8 आने मतलब यहाँ पर -2 से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 8/-10। इस तरह से बनेगा, क्योंकि भाई इसमें हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें माइनस लगा था, तो माइनस लगेगा तो माइनस से गुणा, माइनस तब प्लस बनेगा, तो यहाँ पर माइनस से गुणा होगा तो 5 2 10 -10 बन जाएगा। इसमें माइनस आया है, यानी इसमें माइनस से गुणा हुआ होगा, तभी तो माइनस आया है। ठीक है, यहाँ -4/5 है, ठीक है कि नहीं है, तो यानी कि हमें माइनस से गुणा नहीं करना है, यानी ये इसमें 4 से गुणा, 4 चौक 16 बनेगा, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा, तो माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16 बटे 5 चौक 20। इसमें देखते हैं -4/5, इसमें गुणा किसका करना है, भाई 20 आए, 20 धनात्मक आना चाहिए, तो कैसे आएगा, ये माइनस है तो माइनस से गुणा करा दो। इसमें कितने गुणा होगा, 5 से, तब तो 5 चौक 20 होगा, तो नीचे -5 से गुणा होगा तो क्या आएगा,
ये आएगा 4 पंचे 20 और 5 पचम 25, इस तरह से आएगा। ठीक, अगला देखते हैं ये 24 कैसे आया, -4/5 है। अब इसमें कितने गुणा करा दें कि माइनस आए, भाई माइनस से लाने के लिए तो हमें प्लस से गुणा करना पड़ेगा, तो +6 और यहाँ पर +6 से गुणा होगा, क्या आएगा 6 चौक 24 -24/5 6 30, जो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर इतना हो। सेम वही प्रश्न है, बस हमें इस बार हर को ध्यान देना है। हर 7 आए, हर -14 आए, हर 21 आए और हर -35 आए, तो ध्यान दीजिएगा। अब उस तरह से हर लाइन में लिखेंगे नहीं। देखिए 7 कब आएगा हर में, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। प्लस कब आएगा, जब माइनस से गुणा होगा तभी प्लस है, क्योंकि माइनस ही प्लस होता है। यानी इसमें -1 से गुणा हुआ है तो ऊपर क्या, अगर इस -5 में -7 में -1 से गुणा करेंगे तभी तो जा करके ये 7 बनेगा। -+7 = 7, तो ये भी 5 × 5 -+5, ठीक है, 5/7। इसका आंसर इस तरह से क्या होगा, इसका -14 कब आएगा, जब इस संख्या में गुणा होगा प्लस से, किसी प्लस से, यानी कि 14 कब आएगा, जब 2 से गुणा होगा, और किससे होगा, प्लस से होगा। क्यों प्लस से होगा, क्योंकि हमें इस माइनस को यहाँ पे माइनस लाना है, तो माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, हमें लाना माइनस में है। तब इस हिसाब से इसका आंसर है 5 दूनी 10 -10/7 दूनी 14 -14। अब इस तरह से इसको देखते हैं, -5 बटे -7 में कितने गुणा करा दें कि हमारा क्या आ जाए, 21 आ जाए। 21 कब आएगा, जब 7 में 3 का गुणा कराएंगे, ठीक है। अब कह रहा है 21 कैसे आए, प्लस में आए, तो -3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस तभी होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5 × 15 + 15/7 × 21। अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। यदि -5 बटे -7 में हम किसका गुणा करें, 7 में किसका गुणा करें, 35 आ जाए। ध्यान समझो, 7 में करेंगे 5 का गुणा, ठीक, कितने गुणा करेंगे, 5 का। आना क्या चाहिए, माइनस में, तो हम इसको किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 5 × 5 = 25 -25/7 = 35 -35। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब हमें हर एक पहले का क्या दिया गया है, -9 बटे -11। इसके हर को, इसमें हर क्या है, इसमें हर ये चीज है -11। इसको करना क्या है, धनात्मक करना है, यानी जो इसकी वैल्यू है वो प्लस में हो जाए, माइनस में न रहे। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने देखो यहाँ पे क्या किया, देखो मान लीजिए कि यहाँ पे इस वैल्यू कह रहा था कि प्लस में कर दो, प्लस में क्या है, हमने -1 से गुणा किया, संख्या 5/7 ही है ना, लेकिन प्लस में हो गई ना। इस तरीके से यहाँ पर भी करना, यहाँ पर तो हालांकि हमें 7 लाना था इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पर इसे हर को धनात्मक बनाने के लिए भाई माइनस है, इसमें प्लस से गुणा कर दें। अगर हम ध्यान दीजिए, अगर हम प्लस से करेंगे तो सेम यही आएगा, हमें करना होगा माइनस से गुणा। किससे गुणा करेंगे, माइनस से। तो माइनस से करेंगे तब तो माइनस प्लस होगा, और जब हर प्लस हो रहा है, जिससे गुणा हर में करें उससे से गुणा अंश में करेंगे, तो क्या होगा, -+ प्लस 9 × 9 बटे -+ प्लस 11 × 11। ये हो गया इसका आंसर। अब ये है 11 बटे -17, इसको भी सेम वही करना है, हमें इसे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। हमें बनाना क्या है, धनात्मक बनाना है। तो -1 से नीचे गुणा करेंगे तो -1 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस -11 × 11 बटे 17 × 17 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से गा वाला देखो, -4 बटे -19 से संख्या है हमारी, इसको हर को क्या करना है, धनात्मक करना है, तो -1 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी -1 से ही गुणा करेंगे। आंसर क्या आएगा, -+ प्लस 4 बटे -+ प्लस 9 4/19। अब घा देखते हैं, है 7 बटे -13, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे, -1 से हर में गुणा करेंगे, क्योंकि हर क्या है, ऋणात्मक है, इसे क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। तो अंश में भी -1 से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 7 × 7, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 13 × 13 -+ प्लस हो गया, तो -7 बटे 13 हो गया इसका आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब हमें इसके अंश को धन कराना है, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का देखा,
हर को क्या करना, धन करना था, हमने किससे गुणा किए भाई, हर को अगर धन करना हो ऋण में है, एक ऋण पहले से लगा है, दूसरा संख्या को धन करने के लिए एक ऋण और लगा देंगे, तब तो ऋण ऋण धन होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा तो तभी ना। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, ठीक है। -7/13 है, तो चलिए अब इसके बाद इसके अंश को करना है, इसमें कुछ नहीं करना, -1 से गुणा कर दो, वही से अंश में, वही से किसमें, हर में भी। आंसर क्या आ जाएगा, 7/-13। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, सेम ऐसे इसमें भी करना है, हर अंश को करना है तो -1 से अंश में गुणा करा दो, सेम उससे नीचे होगा तो माइनस माइनस प्लस 11 कम 11, माइनस माइनस प्लस 19 से कम 19, सेम इसी तरह से ये भी करना है, -1 से अंश में गुणा कर दो, हर में -1 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 18/-23, सेम वही चीज़ है, इसमें वही कर दो, -1 से गुणा करा दो, अंश और हर में क्या आएगा, 19/23 आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 19/23। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये देखते हैं कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, इसमें बताओ कौन सी धनात्मक है और कौन सी नहीं है। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, जब कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर भाई P/Q है, ठीक है, ऊपर ऋण और नीचे ऋण हो तो आपस में ऋण ऋण कट जाते हैं, सर डिवाइड हो जाते हैं, ये बचेंगे क्या, P/Q ही बचेंगे। अर्थात यदि अंश और हर दोनों में माइनस लगा हो तो वो आपस में कट करके धनात्मक संख्या बना देते हैं, ठीक। चलिए इसको देखते हैं कि -9/-13 है, अंश और हर में दोनों में माइनस लगा हुआ है, आपस में कट जाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा, 9/13, क्या बनेगा 9/13, तो ये क्या हो गया, ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या है धनात्मक है। अब देखते हैं 11/-19, क्या इसके अंश और हर दोनों में माइनस है, नहीं है, केवल एक में है, तो ये ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर तो भाई कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होगा, यानी संख्या कौन सी बनेगी, ऋणात्मक बन जाएगी संख्या, जो हमारी परिमेय संख्या मिली क्या क्या बनेगी, ऋणात्मक बनेगी, धनात्मक बिल्कुल नहीं बनेगा, इस हिसाब से ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, -7/-23 है, इसके अंश और हर में माइनस लगा हुआ है, आपस में कट जाएंगे, क्या बनेंगे, धनात्मक संख्या बनेगी। अब अगला है 8/-13 है, इसके अंश में क्या है, प्लस है, और हर में क्या है, माइनस है, इस हिसाब से प्लस और माइनस क्या बनेंगे, माइनस, तो संख्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी, इस हिसाब से ये नहीं होगा। अर्थात इन दोनों में सही कौन कौन सा है, एक का सही है और दूसरा गा सही, ठीक, ये दोनों क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से सेम 7वां क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ऐसे में ऋणात्मक फाइंड करना है, जिसके अंश और हर में माइनस होगा धनात्मक होगा, और जिससे केवल अंश हर में से केवल किसी एक संख्या में लगा होगा माइनस, तो क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। देखिए ये -7/11 है, इसके अंश में माइनस है, हर में है नहीं है, अर्थात ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ये -6/-13 है, इसके अंश दोनों में ये कट जाएगा, ये क्या बनेगा, धनात्मक संख्या, यानी ये नहीं है। ये देखिए 8/-35 है, इसके अंश में क्या है, धन है, हर में क्या है, ऋण है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। अब -21/-23 है, इसके अंश और हर में ऋण संख्या लगी और ऋण की चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये आपस में कटेगा, क्या बनेगा, धन बनेगा, तो ये संख्या क्या है, नहीं होगी। ये धनात्मक संख्या पर ऋणात्मक संख्या नहीं है क्या, धनात्मक है, हमें फाइंड क्या करना है, ऋणात्मक संख्या, तो का और का ऋणात्मक संख्या है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। इसको मतलब में इतना सरल कर, इतना छोटा कर देना है कि अब ये संख्या उससे छोटी हो ना पाए। देखिए उसे करते कैसे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है -9/21, ठीक। अब बताइए क्या हम इस -9/21 को किसी संख्या से काट सकते हैं, किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमारा सबसे सिंपल सा फार्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या करें, 2 से ट्राई करें, ठीक है, 2 से करें, फिर 3 से करें, फिर 5 से करें, फिर 7 से करते हैं, फिर जाकर सीधा हम 11 से करते हैं, ठीक। इस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर करके चेक करते हैं, ठीक है।
तो भी हमारे पास तो भाई इतना टाइम तो है नहीं, इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स से निकालते हैं। जैसे कि 2 से डिवाइड करने के लिए हमें संख्या कौन कौन सी मिलती है, कौन संख्या 2 से डिवाइड होगी, जिस संख्या के जिस नंबर के लास्ट के डिजिट वो क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये संख्या उसमें मिलती है तो 2 से डिवाइड होगी। और 3 के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें मिल रहा है अगर 10 से कम है तो हमें पता चलेगा 3 के टेबल में है कि नहीं है। भाई 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ये तो 3 ही नंबर है, 3 6 9, ठीक है। उसके अलावा यदि ये नंबर नहीं मिलते हमें और उन संख्या 2 अंक की हो गई तो उन दो संख्याओं का जो योग हो, जो उनको जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को 2 5 अलग करके जोड़ो, 5 2 7, ये जो जोड़ आए वो 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 से डिवाइजिबल हो तब 3 से कटेगा वो, ठीक है। इसका सिंपल सा यही नियम है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। देखिए ऊपर क्या है, 9 है, 9 3 से डिवाइड होता है, और नीचे क्या है 21, 21 भी 3 टेबल में आता है तो काट दो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, क्या है -3/7। अब ये इससे भी नीचे सरल नहीं कर सकते हैं इसे, क्योंकि इसके बाद ये कटेगा नहीं। अब देखते हैं खा वाला प्रश्न क्या है। खा है -18 बटे -27। अब इसको देखते हैं, पहले तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, हो ही नहीं हो गया, हो गया ना। अब ये 3 टेबल में आता है, 3 6 18, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 3 9, आ गया आपका 2/3, ये हो गया आपका ये आंसर। अब चलते हैं गा वाले प्रश्न की तरफ। गा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये है 21 बटे -36। क्या है 21 बटे -36। अब क्या है 3 टेबल में आते हैं, आता है, डिवाइड करो, 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6, 12 36 होता है ना, तो क्या बनेगा 7/12 बनेगा। इसके हर में माइनस है तो हर माइनस लगा देंगे, हो गया। अब इसके बाद ये डिवाइड ही नहीं होगी, कटेगा नहीं भाई, 7 तो 7 से डिवाइड होगा तो 7 टेबल 12 तो आता ही नहीं, 12 तो आता ही नहीं, इसलिए हम इसे और सरल नहीं कर सकते। अब देखते हैं घा वाला प्रश्न। घा वाला क्या है, घा वाला है -36 बटे 64। इसको सॉल्व करो। सबसे आसान ट्रिक हमने बताई थी 2 से डिवाइड करने के लिए कि लास्ट में क्या होगी हमारी संख्या 0 2 4 6 8, इसमें से कोई आएगा 2 से डिवाइड। और एक चीज़, मेन चीज़ ध्यान दें जो कि हमने अभी आपको बताया नहीं, वो मेन चीज़ है, हम जब किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को, अगर वो अंश और हर में है, जिससे ऊपर करेंगे उसी से सेम नीचे करेंगे। ये नहीं इसको हम 7 से कर दे, इसको 12 से कर दे, ऐसे नहीं करना है। अगर ऊपर से 7 से डिवाइड कर, नीचे भी 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर 3 से किया, 3 3 9, 3 7 21, देखिए हमेशा 3 से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड किया। यहाँ पर देखिए 3 6 18, 3 9 27, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। यहाँ देखिए 3 7 21 और 3 से डिवाइड किए, 3 12 36 होता है, ठीक है। हमेशा करना अंश और हर को सेम नंबर से ही है। अब यहाँ पर करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 2 जा 36, और यहाँ पर 3 से नहीं, यहाँ पर 2 से करना है। लास्ट में 6 इसमें 4 है, 2 से करो, 18 2 जा क्या होता है 36, इसको करो, ये हो जाएगा 32, 32 जा 64 होता है, इसको और काटो, 2 9 जा 18, ये हो गया 2 16 16 2 जा क्या होता है 32 होता है। अभी ये और डिवाइड होगा, अब ये और डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, 16 जो है 2 से डिवाइड होगा। इस हिसाब से ये हमारा क्या बन गया, इसका आंसर बन गया, ठीक। आई होप आपको ये जो प्रश्न है 8 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत आसान सा होने वाला है। अभी आपको इसमें क्लियर नहीं दिखा, मैं आपको क्लियर लिख के दिखाता हूँ क्या है। सिक्का वाला प्रश्न है, -3/4 इक्वल, ये बॉक्स बना, यहाँ पे हमें नंबर फिल करना, क्या नंबर आएगा -20 इक्वल, ये बॉक्स है /28। चलो ध्यान समझो इस प्रश्न को। ये हमारा कह रहा है कि 4 में क्या मल्टीप्लाई किया, -20 आ गया, तो 4 में ये प्लस में है, यहाँ माइनस, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, तब तो यहाँ प्लस -1 के माइनस आया है। अब कितने किया गया, 4 5 20 होता है, यानी 5 का मल्टीप्लाई। अगर इस हर में -5 का मल्टीप्लाई हुआ तो अंश में भी -5 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 आया, आया कि नहीं आया, आया ना, बिल्कुल। आगे देखिए, अब 4 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 28 आ गया। फिर देखिए यहाँ क्या है, प्लस आया, यानी कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आया, अर्थात इसमें प्लस से ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो प्लस को हम दिखाते नहीं हैं, ठीक। अब 4 से कितना मल्टीप्लाई हुआ, 28 आ गया, तो 4 7 जा 28, 7 से, यदि हर में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंश में भी 7 होगा, 3 7 जा 21,
अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, -28। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा, क्वेश्चन ही ऐसा है जी। खड़ा देखो, -5 -8 इक्वल, ये बॉक्स बना हुआ है, अपान 24 इक्वल 25 अपान ये खाली स्थान है, यहाँ पे हमें फिल करना है। चलो ध्यान से देखो, अब 8 में कितने मल्टीप्लाई किया कि 24 आ गया। पहले देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस आया, प्लस आया, इसका सेम मतलब है कि यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 8 3 से मल्टीप्लाई, 8 से 24 था। अब यही सेम इसमें भी होगा, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 हो गया। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे दिए नहीं, अब ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे दिया गया? यहाँ से यहाँ पे आया है, ठीक। चलिए देखिए, अब 5 में कितने मल्टीप्लाई का 25 आ जाए, वो मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा तो 5 का ही, किसका करना पड़ेगा? 5 का। पर प्लस या माइनस, ये माइनस है, यहाँ प्लस आया है, अर्थात हम माइनस से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। 5 5 25, माइनस माइनस प्लस। अब 8 5 40 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। अब देखते हैं ग वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है 7 अपान -9 इक्वल -14 अपान, ये बॉक्स बना हुआ है, इक्वल 35 अपान ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक। ध्यान समझिए, इस 7 में कितने मल्टीप्लाई हो गया? -14 आ गया। इसमें सिंपल से हुआ है 2 का मल्टीप्लाई। अब कैसे? यहाँ प्लस है आया, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब इस प्लस में से इस माइनस का मल्टीप्लाई करें तब तो मैं, जब चिन्ह अपोजिट होगा तभी तो आंसर अपोजिट आएगा भाई। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये कि यहाँ प्लस है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करें, आंसर ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। वही करना है। 7 2 14 प्लस माइनस माइनस, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। इसका माइनस प्लस बन गया। अब 7 में कितने मल्टीप्लाई हुए? 35 आ गया भाई। 7 में सिंपल सा कितने मल्टीप्लाई हुआ? 5 का। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस से कि ये प्लस ही आया है, बिल्कुल करेक्ट। 9 5 45, माइनस और प्लस -45, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं घ वाले प्रश्न की तरफ। -8 बटे, ये रहा बॉक्स, बराबर 4 बटे 15 बराबर ये बॉक्स रहा अपान में 60। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब 8 में कितने मल्टीप्लाई होगा? 4 आ गया। एग्जैक्ट हुआ होगा कितने का भाई? अब तो मल्टीप्लाई नहीं करना, अब ध्यान समझो यहाँ पर भाई। 8 में मल्टीप्लाई करके थोड़ी हम 4 ला सकते हैं? ला सकते नहीं ला सकते। तो अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर करेंगे क्या? अब ध्यान से इसको मेन पॉइंट बनाओ, 4/15 को। देखो 4/15 के इस तरफ आते हैं, इस तरफ कितने मल्टीप्लाई हुआ होगा? 2 का, तब तो 4 2 8 हुआ है। यहाँ पे माइनस आया है, यानी यहाँ पे प्लस है, कैप लगा देंगे माइनस, तब तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। ये 4 2 8 -8 हुआ है। अब सेम उसी के 15 2 30 प्लस माइनस -30। अब इसके आगे जाइए, 15 4 60 होता है, अर्थात यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, वो भी प्लस में, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस है, ये इसलिए यहाँ पर प्लस से हुआ। तो इस प्लस से इसमें होगा 4 4 60, अर्थात 16/60 इसका आंसर बनेगा, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। बस ध्यान दीजिए, कभी कभी यदि नंबर पहले से दूसरा छोटा पड़ रहा हो तो छोटे से पहले देखो क्या सब बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा ईजी रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। सेम इसी के बराबर, यानी काटने पीटने के बाद सेम यही नंबर आ जाना चाहिए, इसी कहते हैं उसको बराबर समतुल्य। हमें ऐसे नंबर लिखने 3 लिखने हैं, अर्थात 2/5 एक है, इसमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा दो इसी संख्या में, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो हमें क्या मिलेगा? यही सेम नंबर तो मिलेगा, इसी का मल्टीपल यानी समतुल्य संख्या, बराबर मिलेगी संख्या। करके देखिए 2/5 है, इसमें 2 से करिए क्या आएगा? कॉमन आएगा, इसे 2 से करिए, 2 2 4 अपान 5 2 10 कॉमन। अब 3 से करना है, 3 2 6 अपान 3 5 15 कॉमा, 4 2 8 कॉमा, 4 5 20। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल इजी वे में था। सेम इस तरह से इसको भी करना है भाई। एक बार अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 11 2 22, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे चुपचाप से, कॉमा। अब 3 से करेंगे, 7 3
21 अपान 11 3 जा 33, माइनस लगा देंगे, माइनस है इसमें। 7 4 जा 28 अपान 11 4 जा 44, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से एकदम नॉर्मल इजी वे इसको भी करना है। तो उसे करो 8 2 जा 16, माइनस है तो माइनस लगाते चलो। 5 2 जा 10 माइनस 10, कॉमा 8 3 जा 24 अपान 5 3 जा 15, माइनस लगा दो। उसके बाद 8 4 जा 32 अपान 5 4 जा 20, अपना माइनस लगा दो। ये हो गया हमारा अभ्यास 1 का संपूर्ण हल। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और खास सके अगर आप ये समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि ना आए हो तो आपको जो कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, आप उससे बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कि हाँ हमें ये डाउट इसमें हुआ है, ठीक है। हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, या तो आपको जवाब देंगे या फिर हम अगली वीडियो में सबसे पहले उसी का जवाब या उसी का आंसर देंगे। तो चलिए इसी के साथ रहने वाला हमारा ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक मेन इम्पॉर्टेंट जो हमने आपको नहीं बताया है वो ये है कि आप इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि इस मेथड को जो जैसे हमने पढ़ाया, जैसे आपको समझ में आया है, कोई और भी समझ सके। ठीक है, धन्यवाद।